हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने इलेक्ट्रिसिटी का देखा था, जिसमें हमने पेज जो इंडेक्स क्वेश्चन थे उन डेप्थ में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखो, जिससे कि आपको पैरेलल और सीरीज के जो डाउट्स होते हैं ना वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो पेज नंबर 188 है ना, उस पे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहां पे आपको सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए थे। और अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है पेज नंबर 190 जो है उसे हम कवर करेंगे, जो इंटेक्स के क्वेश्चंस है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है पेज नंबर 190 में। तो आपके सामने ये रहा, राइट। क्या है क्वेश्चन समझिए। कह रहे व्हाई डज, राइट, क्या कह रहा है, व्हाई डज कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स, यानी ये आप देख पा रहे हैं ना, ये कॉर्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक का, जैसे हम प्लग लगाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स नॉट ग्लो। ये आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स है। तो कह रहा है व्हाई द हीटिंग एलिमेंट डज। तो हीटिंग एलिमेंट में क्या रीजंस है, समझ रहे बात को। तो ये आपको इलेक्ट्रिक कॉर्ड दिख रहा है, तो आप देखेंगे ना, ये जो वायर होते हैं ना, इस पे डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो चलिए, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर्स। तो आपने पढ़ा है क्या कि हीट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, I²RT, है ना। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हीट का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर्स नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो जो हीटिंग एलिमेंट्स है ना, उसमें क्या रीजंस है जो ग्लो नहीं कर रहा है, समझ रहे बात को। जो हीटिंग है, यानी ये जो कॉर्ड है ना, ये रेजिस्टेंस है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी आपको यहां से आंसर्स मिलेगा, समझिएगा। H को क्या बोलते हैं, हीट, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। I को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और T को क्या बोलते हैं, टाइम। तो अगर हम इन चीजों को देखें, जो हीट है ना बच्चों, वो किस पे डिपेंड होता है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, रेजिस्टेंस का होगा। समझ रहे बात को। अगर हीट बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो हीट को हमने ट्वाइस कर देंगे, तो ये भी तो ट्वाइस हो जाएगा। इट मींस क्या हुआ, अगर हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी हीट को छोड़े, हीट इंक्रीज थोड़ी होगा बच्चों, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, देखो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ना, तो हीट भी इंक्रीज करेगा। बिकॉज बाहर से कौन रहा है, करंट आ रहा है। तो करंट क्या है, रेजिस्टेंस की वजह से ही तो ये हीट होगा। अगर रुकावट ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा डेवलप होगा। जैसे आप समझो एक रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब वहां पे ऐसे जोर से लगाओ, तो जितने जोर से लगाओगे साउंड उतनी जनरेट होगा। जितने इजी से लगाओगे और साउंड क्या होगा, उतना इजी से जनरेट होगा। तो वही है कि जैसे करंट जा रहा है, तो उसको रोकने वाला रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकने वाला ही इंस्ट्रूमेंट्स तो होता है। तो जब करंट को अगर रोकेगा, तो वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और जितना रोकेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यही तो है। जैसे आप करंट डालते हैं इसके अंदर, तो ये जो आपको नाइक्रोम का वायर लगा रहता है ना, वो हीट को रोकता है। जब हीट को रोकता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और इस हीट से हम अपनी चीजें की यूज करते हैं, हाथ सेकते हैं या बहुत सारी चीजें आप करते हैं। तो ये रीजंस है, समझ में आया। तो डिपेंड, सभी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगा, रीजन मैंने आपको बता दिया। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, हीटर भी ग्लो नहीं करेगा। तो रीजंस आपको ये लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हीट भी डिक्रीज करेगा। अभी बताया ना, टकराव जितना इजी होगा साउंड उतना कम जनरेट होगा, टकराव जितना हार्ड होगा साउंड उतना ज्यादा जनरेट होगा। तो ये रीजंस है, और यही रीजन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है ना, तो हीट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो हीट भी इंक्रीज करेगा। सो यानी कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, कॉर्ड ऑफ
इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। समझ रहे हो आप, यानी मोर ग्लो कह सकते हो आप। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हीट भी इंक्रीज करेगा। सो कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स इज ग्लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लो करने लग जाएगा। ऑब्वियसली अगर यहां से इसको एक करंट मिलेगा और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा, यानी करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। आप देखते होंगे ना, कभी कभी आपके घरों में वोल्टेज कम आ जाता है तो आपके फादर या मदर कहते होंगे बेटा जो हीटर है या फिर फ्रिज है या कूलर है इसको आप बंद कर लो क्योंकि यहाँ पे लाइट डीम आ रहा है। ऐसा आपने सुना भी होगा रियल लाइफ में। वो रीजन यही है, करंट अगर ज्यादा कम आएगा तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से जनरेट करेगा ना वो। या फिर आप मान लो आपके घर में 200 वाट का बल्ब लगा है और आपको वहां पे करंट बहुत कम आ रहा है ना, वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या कहते हो, उस बल्ब को बंद कर दो, छोटा बल्ब जलाओ। तो रीजन समझ में आया, ठीक है। इसीलिए तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होगा तो मतलब सब उसी पे डिपेंड है, बिकॉज ऑफ ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्यों, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना तो हीट भी बढ़ेगा, और क्या होगा, करंट तो है ही ना, मेन तो सब करंट का ही खेल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमारा इसका पॉजिटिव था। अब क्या होगा कि अगर आपका जो आंसर्स होगा ना, आंसर्स आप ये लिखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, एंड हीट भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज नॉट ग्लो। मेन रीजन आप ये लिखेंगे, आंसर्स तो आपका ये है, बस वो बात तो सब समझने की थी, आपको फील दिलाने का था कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। समझ में आया। अगर रेजिस्टेंस यानी करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगा, और जब हीट कम होगा तो क्या होगा, जो हीटर है वो आपको कम ग्लो करेगा। समझ रहे हो बात को। तो दीज आर द डिपेंड ईच अदर्स, सभी एक दूसरे पे डिपेंड है ना। जैसे आप अपने टीचर पे डिपेंड होते हो, है ना, वो भी किसी पे डिपेंड होता है। जस्ट लाइक सेम बच्चों, आप फिजिक्स को ना रियल लाइफ से देखो ना, बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगेगा। जितने भी क्वेश्चन है ना, आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में कहीं ना कहीं सेट कर दो, देखो माइंड से क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। व्हाई डज हम आंसर दे देंगे, आप यहां से यहां ये बातें लिख देंगे, ये सब तो मुझे समझाना था, आपको फील दिलाना था, मिल गया आपको फील। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द हीटर, यहां पे जो कंप्यूट द हीट जनरेट व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर्स, ठीक है, इन 1 आवर्स, ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट। अच्छा, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हमें 50 वोल्ट दे रखा है, कूलम्स इतने दे रखा है, ठीक है। अच्छा, हमें कह रहे कंप्यूट द हीट। तो अभी बच्चों मैंने हीट का फॉर्मूला आपको बताया है, क्या बताया, हीट इक्वल्स टू क्या बताया था, I स्क्वायर RT, ठीक है। हमने क्या हीट का फॉर्मूला बताया, I इक्वल्स टू R स्क्वायर RT, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दिया क्या जा रहा है हमें, यानी जो कूलम्स है, हमें चार्ज कितना दे रखा है, 96,000 कूलम्स, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है आपको, 1 आवर दे रखा है, ठीक है जी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, I स्क्वायर RT, हमें हीट पूछा जा रहा है, और हीट कह रहे कि बताओ हीट क्या होगा, है ना, हीट कितना जनरेट करेगा, है ना। ट्रांसफर में जब इतनी कूलम्स होगी तो इतनी कूलम्स का ट्रांसफर होगा तो हीट कितना जनरेट करेगा। तो देखो बच्चों, ना तो यहाँ पे आपको Q दिख रहा है ना I दिख रहा है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए आपको एक दो फॉर्मूला और याद करवाते हैं। एक फॉर्मूला आपने और अच्छे से याद करा होगा, याद होगा, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। यानी ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा V इक्वल्स टू IR,
तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में I लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूले बच्चों जरूर याद रखो, है ना। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वैसे थियरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना तो प्रॉब्लम आएगा। तो आप फॉर्मूले की जरूर लिस्ट बनाएं, है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स का भी मास्टर क्लास लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, राइट। तो चलिए फिलहाल तो ये देख लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है और ये फॉर्मूला देखो कैसे इसमें हम यूज करके ये सारे पैरामीटर्स लाएंगे। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड अपॉन करंट, और करंट इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज अपॉन में क्या होता है, T। तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, राइट। तो हमारा क्या है, I स्क्वायर, ठीक है, इनटू R की जगह पे क्या लिखेंगे, V इंटू I लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, देखो एक I से ये I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि I स्क्वायर है तो I इंटू I होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, V I और T बन गया। क्या बन गया, V I और T। अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक बात तो आ गया, हमारा पैरामीटर्स भी आ गया, T भी आ गया, ठीक है। अच्छा अब इस फॉर्मूला को इसमें यूटिलाइज करते हैं और छोटा हो जाएगा। V और I का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय T इंटू क्या हो जाएगा T। तो T से T खत्म, तो क्या बन गया हमारे पास, V इंटू Q बन गया। देखो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया आपका हीट का, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था और क्या हमने निकाल दिया। तो हीट इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपको। अब देखो आपको चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, बस सिंपल सी। तो क्या होगा, 96,000 इनटू 50 वोल्ट, है ना, ये क्या हो जाएगा 50। बस अब आप क्या करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। तो चलो 96 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में कितना आ गया 3, ठीक है। 9 पंचे 45, 3 48 हो जाएगा, है ना। 5 दिया, 6 पंचे 30, ठीक है। 9 पंचे 45, 3 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 480, ठीक है। और यहाँ पे 3 जीरोस हमने स्किप किया था और 1 जीरो, तो 4 जीरो, 4 जीरो ये आ गया, ठीक है। अब इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होगा, जूल होगा। तो आप इतना लिख सकते हो, या फिर आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 4.8 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 2 6, यानी 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हो। वैसे ये आंसर भी गलत नहीं है, बट आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि वैसे देखने में ये बड़ा वैल्यूज लगता है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे चेक कर लो ना, 1 2 3 4 5 है ना, और ये 6 है, तो यहाँ तक 6 डिजिट है, इसीलिए हमने 10 के मल्टीपल लिखा 10 टू द पावर 6, राइट। यानी आप 10 टू, यानी ये हमने लिखा ऐसे करके 2 2 4 5 6, यानी इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 4.8 को, तो यही रिजल्ट दे देगा। इसीलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा 10 टू द पावर 6 के फॉर्म। तो आप ये आंसर भी याद कर सकते हो, या ये भी, अगर ये आप नहीं भी लिखोगे तो ऊपर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, और ये लिखोगे तो और अच्छी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया। ये फॉर्मूले जरूर आप बच्चों याद करें, अच्छे से समझें, राइट, जिससे कि आपको एक फील तो जरूर आएगा ये सारे फॉर्मूले करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको दे रखा है इलेक्ट्रिकल आयरन, आप देख पा रहे हैं, है ना, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो आयरन्स है ना, इनका जो रेजिस्टेंस है ना वो दे रखा है आपको 20 ओम, ठीक है। टेक्स अ करंट 5 एम्पियर्स। अच्छा और ये जो आयरन है ना ये 5 एम्पियर यानी 5 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द हीट। अच्छा यहाँ पे भी हमें हीट ही कैलकुलेट करना है, कितने 30 सेकेंड्स में कितने हीट कैलकुलेट होगा ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वैसे हीट का क्या बताया था,
आई स्क्वायर आर टी बताया है ना, और भी फॉर्मूला बताया बट यहाँ पे देख लेते हैं यही फॉर्मूला लगेगा या कि क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो देख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों आर भी आपको पता है, ठीक है, आई भी आपको पता है, ठीक है, और टाइम भी पता है, यानी तीनों चीज तो आपको दिया है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो, आई स्क्वायर आर टी लगा दो, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। चलिए तो देख लेते हैं आई स्क्वायर, तो आई इंटू आई तो 5 इंटू 5, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 20 है, ठीक है, और टाइम कितना है 30 सेकंड्स। चलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो जाए 25 2 जा 50 और 53 जा 150 है ना, 53 से क्या 150। अच्छा और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, ठीक है, हमने 2 जीरो लगा दिया। अब इतनी क्या हो गया जूल हो गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब अगर हम इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, देखो 1 2 3 4 चार डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया ना, और यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यही नीचे में होता तो नेगेटिव हो जाता, बट हमने क्या रखा ऊपर की वैल्यू है पॉजिटिव है इसलिए हमने पॉजिटिव रखा, और अगर फ्रैक्शन होता तो नेगेटिव होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी इसमें जो हीट होगा यानी हीट जो डेवलप करेगा वो कितना करेगा बच्चों 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल करेगा, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन है ना ये कितनी हीट जनरेट करेगा, हीट जो होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, इतनी एनर्जी जनरेट करेगा। कब, जब इसके अंदर आप 5 एम्पियर का करंट डेवलप करोगे, यानी इसके अंदर डालोगे, और रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 20 ओम होना चाहिए, और कितनी देर चलेगा 30 सेकंड चलेगा। तो 30 सेकंड से वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल एनर्जी डेवलप कर देगा, इतना एनर्जी आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो समझ आया आपको, क्लियर हुआ अच्छे से, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, इंटेक्स पेज नंबर 190 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको करवा दिया, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।